छोड़ पाते हैं। और नहीं छोड़ पाना जिसकी वजह से उनको अपना जो कैरियर है, उसका जो जीवन है, वो जीवन एक एक एक, एक बहुत कठिन अवस्था में प्रवेश करता है। वो चाह कर भी नहीं छोड़ पाता है। तो ऐसा समुदाय को, वैसा व्यक्ति को हम लोग पुनर्स्थापना केंद्र में रखते हैं। उनको यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू एच ओ द्वारा जो रिकमेंड किया गया है टूरिस्ट प्रोग्राम, जिसको होलिस्टिक अप्रोच भी हम लोग बोलते हैं, उसी के माध्यम से थेरापिकल कम्युनिटी, यही जो माध्यम है, इसी के माध्यम से उन लोगों को हम 100 डेज़ का कोर्स में रखते हैं। और उन लोगों को यहाँ पर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, जीवन क्या है और लागू औषध पर क्या है, उसको प्रयोग को हम निरंतर आगे ले जाएंगे तो मेरा जीवन क्या बन जाएगा, और इसको छोड़ने से मेरा जीवन और हम कुछ क्या कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मोटिवेशन का ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से उन लोगों को हम मोटिवेट करते हैं, जिसको हम लोग सेल्फ मोटिवेशन भी करते हैं। तो उसी के माध्यम से, उसी तरीक़ा से हम लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से, टूरिस्ट के माध्यम से, थेरेपी के माध्यम से उन लोगों को अपना स्वभाव में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर रखते हैं। मतलब एक तरह से यहाँ पर प्रेरित किया जाता है। और कहाँ कहाँ से आपके पास में इस सुधार केंद्र में या नशा मुक्ति केंद्र कहें कि कहाँ कहाँ से आपके पास पेशेंट आते हैं उपचार के लिए? हम लोग ने ये संस्था स्थापना किया लगभग 15 साल हो गया। तो 15 साल से अभी हम लोगों को यहाँ जो अभी तक रिकॉर्ड में है, सबसे ज़्यादा नेपाल से, उसके बाद में इंडिया, और इंडिया में यूपी और बिहार से। अभी भी हम लोगों के संस्था में अभी जो 2700 क्लाइंट है, उसमें भी अभी से 60 क्लाइंट इंडिया का है। तो उसके अलावा हम लोगों का चाइना का भी 1-2 क्लाइंट आया हुआ था। यही ज़्यादातर यही इंडिया और नेपाल का लागू औषध प्रयोगकर्ता हम लोग यहाँ पुनर्स्थापना केंद्र में सेवा के लिए आते हैं। लेकिन बिहार में तो अभी शराबबंदी है, तो क्या वहाँ से भी पेशेंट आ रहे हैं? हाँ हाँ, अभी भी हम लोग जो 7 क्लाइंट बिहार का है, 6 क्लाइंट बिहार का है और 1 क्लाइंट यूपी का है। तो 7 क्लाइंट बिहार में 4 ठो शराब का नशा के कारण से यहाँ पर आए हैं। तो इसका मतलब है शराब मिल रही है बिहार में। खैर ये तो जग जाहिर है। लेकिन मेरा ये प्रश्न था कि किस तरह से, जैसे कोई अल्कोहलिक हो या कोई ड्रगिस्ट हो, उसको किस तरह से यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है नशा छोड़ने के लिए? नशा ये एक जो समस्या है, ये समस्या आदमी एक बार जो पीता है, वो एक बार जो शुरू में जो पीता है, वो पीने का अलग किस्म का उद्देश्य होता है, साथी के दबाव में, और बहुत तरह का वो ट्रिगर होता है, जिसके कारण से वो लागू औषध के दलदल में फंस जाता है। जैसे अब हम लोग बोलते हैं प्यार में धोखा खाना, साथी भाई के दबाव में आना और ना नहीं करना, एक बार पी लेंगे। ऐसा ही जो एक टीनेजर के टाइम में वैसा जो एक रिक्स लेने का एज होता है, वो एज में एक बार पी लेता है या खा लेता है, तो उसमें से ज़्यादातर आदमी उस समय से निकल कर बाहर आता है। तो कितना आदमी होता है वो दुर्व्यसन में फंस जाता है। उसी तरीक़े से जो दुर्व्यसन में फंस जाता है, तो फंसने के बाद में शुरू में तो मौज के लिए खाया, मस्ती के लिए, एक दिन के लिए खाया, तो वही एक दिन के लिए खाना उसको क्या बोलता है उसको कि मतलब वो बन जाता है, डिपेंडेंसी बन जाता है। तो डिपेंडेंसी एक हाँ हाँ, डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता बन जाता है। तो वो चाह कर भी नहीं छोड़ पाता है। वो चाहता है कि हम नशा हम छोड़ेंगे, कमिटमेंट भी करता है, वो बहुत सा कमिटमेंट कर देता है। परिवार की तरफ से भी बहुत सा कोशिश हो जाता है कि मतलब इसको शादी कर देंगे, इसको बिजनेस में लगा देंगे, या कुछ अलग तरीक़ा से उसको जोग्राफिकल स्केप कर देंगे। इसी तरीक़ा से परिवार भी अपने तरफ से इस तरीक़ा का कोशिश करता है, वो भी अपने तरीक़ा से कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता है कि उसको किस तरीक़ा से छोड़ाया जाता है, छोड़ सकता है, उसको अपना तरीका मालूम नहीं था। छोड़ने का कमिटमेंट है लेकिन नहीं छोड़ पाता। लेकिन हम लोग जब यहाँ लाते हैं, तो लाने के बाद में उसका अवस्था, क्रोनिक का लेवल देख करके उसको हम डिडक्स करते हैं। और ज़्यादा क्रोनिक हो तो हमारा साइकेट्रिक उसको ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत मेडिसिन दे करके उसको डिडक्स से बाहर निकालता है। जब वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, रूटीन में अब चल सकता है, ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके बाद में हम लोग रूटीन में लगाते हैं। रूटीन में लगाना मतलब सुबह 5 बजे उठना, और उसके बाद में क्लास होता है, सब क्लास होता है, और रात 10 बजे तक वो क्लास में रहता है। तो वो डिफरेंट टाइप का क्लासेस सब होता है। तो क्लास में वो प्रवेश करने के बाद में वो धीरे धीरे, जैसे कि अब हम लोग इनपुट सेशन होता है, वर्क थेरापी होता है, और इनकाउंटर सेशन होता है, इन्वेंट्री होता है, लाइक सो मैनी काइंड्स ऑफ क्लास वी इन्वॉल्व हिम। तो उसके बाद में तो वो धीरे धीरे वो क्लास में जा कर के ड्रग को छोड़ना है या एडिक्शन को छोड़ना है, सब तरीक़ा से यही बोलना, मतलब वो अपने आप को देखने के बाद मजबूर हो जाता है। सब बोलता है छोड़ना पड़ेगा, सब बोलता है कि ये बुरी चीज़ है,
ये हमको गलत दिशा तक ले जा रहे हैं। सब इस डिफरेंट टाइप का काउंसलिंग से वही बात बोलना कि वो अपने आप को देखने पर मजबूर हो जाता है। तो देखने के बाद में उसको हम धीरे धीरे पोस्टमार्टम करेंगे। तो पहले क्या था, किस तरीक़ा से चल रहा था, दुर्व्यसन किस तरीक़ा से आया और तुम अभी कहाँ हो, तुम्हारा अच्छा दोस्त कहाँ पर पहुँच गया और तुम कहाँ पर हो। बहुत तरीक़ा से उन लोगों को जब मोटिवेट करते हैं और जब सेल्फ मोटिवेट होता है तो वो कमिटमेंट करता है कि हाँ हमको उसको छोड़ना है। इसी तरीक़ा से उसको हम 100 डेज़ के कोर्स में रखेंगे और उसको डिस्चार्ज करेंगे और फॉलोअप भी उन लोगों को बुलाएंगे। जैसे दूर का आदमी है तो कितना दूर का है उसी हिसाब से हफ्ता दिन, या बहुत नज़दीक का है तो डेली डे केयर में बुलाते हैं, और थोड़ा दूर का है तो उसको हफ्ता में बुलाते हैं, और ज़्यादा दूर का है तो 1 महीना, नहीं तो भी अभी तो बहुत डिजिटल मीडिया सब है, उसी में भी उन लोगों को हम कनेक्शन में रहते हैं और उसी तरीक़ा से उसको हम लोग सुधार में ले जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दो दो देश के क्लाइंट आते हैं, पेशेंट आते हैं, जैसे नेपाल हुआ, भारत हुआ, तो आपका ये संस्था सरकारी रूप से सरकार ने इन्हें मान्यता दी है, इस विषय में ज़रा मेरे देखने वाले को। हाँ, हम लोग ने 2006 साल में स्थापना की, तो नेपाल सरकार से स्वीकृति लेकर के संस्था स्थापना की है। और नेपाल का सरकार का देखने का नज़रिया ठीक है, अभी जो जितना हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस तरीक़ा से करे वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब बहुत सी प्राथमिकता में ये कम पड़ जाता है। इसीलिए कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि कानून में इंडिया में होगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन नेपाल में जो कानून में लिखा हुआ है कि ड्रग पीने वाला आदमी अपराधी है तो उसको सज़ा का भागीदारी है, ये था। लेकिन हम लोगों ने एडवोकेसी का सरकार से अनुरोध की कि वो मजबूरी में पीता है, विवश होकर पीता है, उन लोगों को अपराधी करार नहीं किया जाए, कम से कम उसको दुर्व्यसनी करार किया जाए, उसको सुधार के प्रक्रिया के लिए सरकार सहयोग करे। तो हम लोगों का याचना और हम लोगों का अनुरोध सरकार ने सुन लिया और एक नीति बनाई है। तो सरकार भी इस विषय में, इस इशू में थोड़ा बहुत वार्षिक रूप से इस तरीक़ा के संस्था को देश भर को सहयोग कर रहा है अभी। तो ये डिजीज ऑफ एडिक्शन या दुर्व्यसन कहें या नशा कहें, इस पर WHO का क्या विचार है, WHO का क्या कहना है? WHO का विचार और हम लोगों का विचार, यही जो बीच का तालमेल है, ये तालमेल में अनबन है। इसी तरीक़ा से ये, इसी के कारण से ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जैसे कि हम लोग हर आदमी से पूछेंगे कि दुर्व्यसन क्या है, तो हर आदमी का जवाब फ़र्क किस्म का होता है, तो इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड बन गया। जैसे मेरा घर में दुर्व्यसनी का समस्या है तो मैं दुर्व्यसनी का डिफाइन अपना तरीक़ा से करूँगा। जो अगला है घर है, जो पड़ोसी है, तो उसको हम, जिसके घर में दुर्व्यसन का समस्या नहीं है, तो उसको हम दुर्व्यसन के बारे में बोलेंगे तो दुर्व्यसन का डिफिनीशन दूसरा तरीक़ा से देगा, और सरकार का नज़रिया दूसरा किस्म का है। तो ये WHO का नज़रिया भी अपना किस्म का है। तो ये जो विभिन्न आदमी से फ़र्क आदमी से फ़र्क किस्म का एडवोकेसी होना, बात आना, तो ये एडिक्शन और संवेदनशील हो गया। तो इसको एक समान समस्या देखना चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस, और मैं बताने जा रहा हूँ कि मतलब दुर्व्यसन का समस्या हर कोई आदमी का एक वर्जन होना चाहिए कि ये समस्या है, ये समस्या को जड़ से निकालना है। ये मेरा घर में है तो मेरा समस्या, उसका घर में तो उसका समस्या। ये जो हम लोग सोचते हैं, ये जो मानसिकता से हम ग्रसित है, ये ग्रसित मानसिकता को हमको निकालना है। और WHO का बात है, WHO स्पष्ट कर दिया है कि WHO एडिक्शन इज़ द डेडली डिजीज़। ये एक दुर्व्यसन एक खतरनाक रोग है। तो जो वो रोग में परिभाषित किया है, जो हम लोग का सम्मानित संस्था है, जो संस्था जब तक मेडिसिन को अप्रूव नहीं करेगा हम लोग नहीं खाएंगे, वो कहेगा तब खाएंगे, इतना सम्मानित संस्था बोल दिया है कि WHO एडिक्शन इज़ अ डिजीज़, इसको ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको सुधारा जा सकता है। तो ये हम लोग कितना ऑब्जर्व करते हैं, कितना हम इसको स्वीकारते हैं, ये अपना बात है। तो ये बात को हर आदमी को स्वीकारना है, राज्य को स्वीकारना है, समाज को स्वीकारना है। ये ड्रग एक विशेष व्यक्ति को और विशेष वर्ग को नहीं देखता है, हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर देश में, संसार भर ये जकड़ के बैठा हुआ है समस्या। तो इसको एक समान से देखना है, और इसको बल्कि मेरा घर में से नहीं, समाज से नहीं, हर राष्ट्र से इसको जड़ से निकालना है, ये बात। अभी आपके इस संस्था में कुल कितने पेशेंट हैं, कहाँ के हैं, और उनके सुविधा के लिए क्या प्रोग्राम चल रही है, और एक पेशेंट का जो चार्ज होता है, ट्रीटमेंट का चार्ज, इन सारी बातों को हमारे दर्शक को ज़रा बताइए। अभी हमारे उपचार केंद्र में 27 क्लाइंट्स है,
और ये जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट ये सारे नेपाल के हैं या इंडिया के भी हैं? नहीं नहीं, ये सब सारे नेपाल का नहीं, इंडिया का भी 7% है अभी यहाँ पर। और उसके बाद में अभी भी तीन दिन पहले एक इंडिया बिहार का एक क्लाइंट आया है। बहुत सारे हमारा हर सेशन में 6-7 इंडिया का क्लाइंट, विशेष करके बिहार का और यूपी का, बनारस तक का आदमी आता है। तो हर सेशन में 6, 7, 8, 9, 10 क्लाइंट आता जाता रहता है। तो यहाँ का जो व्यवस्था है, व्यवस्था न्यूट्रिशन वाइज, जो लागू औषध प्रयोगकर्ता जो नशा लेता है उसका शरीर का भी अपना अवस्था होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक न्यूट्रिशन का स्ट्रैटेजी बनाए हैं। उसी हिसाब से हर दिन हम उन्हीं हिसाब से उन लोगों को खिलाते हैं। और ट्रीटमेंट का बात है, ट्रीटमेंट तो जो WHO रिकमेंड किया है, 2 प्रोग्राम, होलिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं, उसी के माध्यम से उन लोगों को सेल्फ मोटिवेशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उसका चार्ज क्या है, मंथली चार्ज या जो भी है पूरे कोर्स का क्या चार्ज है? हाँ, कोर्स का अभी हम लोगों का कोर्स का चार्ज है आपको 45,000 NC 45,000। लेकिन बात यह है कि ये सामाजिक संस्था है। एक दुर्व्यसनी जब दुर्व्यसन बन जाता है वो सब घर को खोखला कर देता है। तो अभिभावक आते हैं, तो सामाजिक संस्था है, अभिभावक आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं रखा, सब बर्बाद कर दिया, अब हमारे घर में कुछ नहीं, इसको सुधारना है। तो हम लोग के गेट में जितना भी आते हैं पैसे के कारण से वो वापस नहीं जाते हैं। जो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा इतना चार्ज है, उतना चार्ज मतलब हम लोग को यहाँ पर घर भाड़ा तिरना पड़ता है, टेलीफोन का तिरना पड़ता है, पानी बिजली का तिरना पड़ता है, और खाना पीना का व्यवस्था करना पड़ता है, और मेडिसिन का व्यवस्था करना पड़ता है। स्टाफ को सैलरी का बात है, बहुत सी बात से एक आदमी को 45,000 पड़ता है। तो उतना पैसा सब आदमी एफोर्ड नहीं कर पाता है। जो एफोर्ड नहीं कर पाता, ये नहीं है कि वो उपचार से वंचित है, उन लोगों के उपचार करते हैं हम लोग। और इसके लिए नेपाल सरकार और यहाँ का जो स्थानीय सरकार है वो थोड़ा बहुत रकम इस तरीक़ा से जो हम सेवा करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, स्थानीय सरकार गवर्नमेंट वार्षिक रूप से कुछ न कुछ हम लोगों को थोड़ा बहुत जितना चाहिए, आंशिक रूप से जितना चाहिए उतना तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी है वो लोग हम लोगों को दे रहे हैं। ये खुशी की बात है, हम लोग पहल कर रहे हैं, इतना से नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी उस तरीक़ा से सहयोग हो रहा है। अच्छा, अंत में एक चीज़ बताइए आप कि जैसे कोई एल्कोहलिक हो, शराब पीने वाले हो, या कोई कुछ और उनका चॉइस ऑफ केमिकल हो, कोई ड्रग्स लेते हो या जो भी हो, तो उन सब के लिए एक ही तरह का ट्रीटमेंट है या अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट? नहीं, एक ही तरह का विड्रॉल पीरियड में थोड़ा डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन दुर्व्यसनी मतलब, हाँ, ये देखने का नज़रिया हमारा सोसाइटी में है। दुर्व्यसन जो भी हो, दुर्व्यसन समस्या नहीं है। जैसे कि अल्कोहलिक का बात बोले, समाज में बहुत तरीका, अभी भी सोशली पीने वाला बहुत आदमी है शराब, तो उन लोगों के ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है। तो उन लोगों को हम अपने भाषा में बोलते हैं सोशल ड्रिंकर, जो अपने सब काम ख़त्म करते हैं, ख़त्म करने के बाद में शाम को अपना जो है हिसाब वो हिसाब से वो लोग पीते हैं। उन लोगों को पीने के कारण से उसको व्यक्तित्व में और उसको पीने के कारण से उसको परिवार में कोई असर नहीं पड़ता है। तो उस तरीक़ा को शराबी को, उस तरीक़ा को पीने वाले को हम लोग सोशल ड्रिंकर। तो उसके अलावा दूसरा किस्म का एल्कोहलिक होता है, जो सुबह उठने के बाद में पीना, और हर शाम पीना, हर शाम सोने से पहले पीना। अब सोने से पहले सोचना है कि हमको कल पीना है, सुबह नहीं पिएंगे तो हमको इस तरीक़ा से। तो सब काम छोड़ करके, सब व्यापार छोड़ कर, परिवार छोड़ करके, अपना व्यक्तित्व कहाँ पर पहुँच गया वो सब के बारे में विचार नहीं करके हर दिन जो शराब में डूब रहता है, तो उसको हम लोग एंटी सोशल बोलते हैं। वैसा आदमी को हम लोग ट्रीटमेंट में रखते हैं। तो समस्या वही है, ड्रग का समस्या भी है, लेकिन हम लोग के सोसाइटी में यह है कि ड्रग हम लोग का सोसाइटी अलाउड नहीं करता है, शराब अलाउड कर रहा है। तो कितना बात परिवार से बात आता है कि थोड़ा सा रात में पियो, ड्रग मत खाओ, ये भी बोलता है, थोड़ा शराब पियो, ये ड्रग मत खाओ। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि ड्रग खाने से उसके व्यक्तित्व में और उसके परिवार के स्थिति में कैसा असर हुआ। दोनों समान असर है। शराब पीने वाला का भी उसका व्यक्तित्व में वही असर है, परिवार में भी वही असर है, और ड्रग खाने वाले को भी उसका व्यक्तित्व में वही असर है, परिवार में भी वही असर है। खाली टेस्ट फर्क है। हम लोग जिस तरीक़ा से सोसाइटी जिस तरीक़ा से शराब को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग का क्या बोलता है, उसका बोलने का तरीका, देखने का नज़रिया ये बन गया है। लेकिन दोनों का समस्या वही है, पीना,
पीने के बाद में घर को नहीं देखना, अपने व्यक्तित्व को नहीं देखना। नहीं पी पाता है तो उसको फिजिकली उसको अपसेट रहना, फिजिकली उसको अनकंफर्टेबल रहना, वही बात है, कुछ फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट में थोड़ा कि मतलब अब बात ये है, शराबी को थोड़ा उसको लंबा ट्रीटमेंट चाहिए, थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन ड्रग और शराब का जो ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं वही ट्रीटमेंट से उन लोगों को ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी जैसे जो ये प्रोग्राम देखेंगे उनमें से कई लोगों को यहाँ ऐसा हो सकता है कि उनके यहाँ ड्रग यूजर हो, अल्कोहलिक हो, तो उन लोगों के लिए एक मैसेज आपके तरफ से। धन्यवाद। शराब, नशा और ड्रग ये सब चीज़ खराब चीज़ है। तो मैं ये न्यूज़ के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि आदमी शुरू में किस सोच से फर्स्ट टेस्ट लेता है, फर्स्ट पैग लेता है, तो वो उसका बानी बन जाता है, आदत बन जाता है, तो वो चाह कर भी नहीं छोड़ पाता है। घबराना नहीं है, उसको किस तरीके पहले तो फर्स्ट कमिटमेंट करना चाहिए कि हमको ये छोड़ना है। वो मतलब एक वो कमिटमेंट भी ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है। नहीं तो ज़बरदस्ती किसी को ले आएंगे, परिवार लेके आएगा, उसको छोड़ने का मन ही नहीं। सेल्फ मोटिवेशन का प्रोग्राम है कि हमको छोड़ना है, ये बनना मतलब सेल्फ मोटिवेशन हुआ। तो किसी के कर से, किसी से दबाव से कोई आदमी शराब एडिक्शन नहीं छोड़ सकता है। कि हमको छोड़ना है, अब हमको अलग तरीक़ा से जीवन बिताना है। जो पास्ट में हुआ, अब हमको यहाँ से अच्छा दिन शुरू करना है। इसके लिए हमको मेरा दुर्व्यसन को हमको यहीं पर क्विट करना है। ये कमिटमेंट सबसे पहले चाहिए। तो उसके बाद में जो थेरापी होना चाहिए कि मतलब नहीं पीना। आज के दिन में किसी तरीक़ा से नहीं पीऊँगा, ये हम लोगों का प्रोग्राम का भी जस्ट फॉर टुडे है कि उस हिसाब से वो घर में बैठेगा कि आज किसी भी तरीक़ा से हम शराब नहीं पियेंगे। एक दिन के हिसाब से घर में रह कर भी कितना आदमी छोड़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से भी छोड़ सकता है। नहीं तो हम लोगों के यहाँ पर रेगुलर काउंसलिंग में रह करके, कीप इन टच में रह कर भी इस तरीक़ा से हम छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरीक़ा से फिजिकली मेंटली इस तरीक़ा से हमको समस्या बन रहा है। तो उसी तरीक़ा से हम लोग कांटेक्ट करके हम टेलीफोन में भी उन लोगों को हम सेवा दे सकते हैं। और नहीं वो भी नहीं हो पाएगा तो रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में रख करके उसको हम समाज में फिर रीइंटीग्रेशन, परिवार में रीइंटीग्रेशन कराने की कोशिश करेंगे। तो ये थे लाइफ विजन रिहैबिलिटेशन सेंटर के प्रोग्राम मैनेजर जयदेव कोटा, जिनसे आप सुन रहे थे कि नशा छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए या जो नशे में लिप्त हैं उनसे कैसे निपटना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। और जो सार है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नशेड़ी नहीं होता है, और आप अगर नशेड़ी को, जो नशा यूज करने वाले हैं, उनको हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इनके लिए नेपाल में जस्ट हमारे पड़ोस में नेपाल में ये रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहा है, यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसे अगर कोई ऐसे इच्छुक लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि जीवन बहुत ही अनमोल होती है, और अपने जीवन को बचाइए, अपने परिवार वाले को बचाइए। और निश्चित रूप से ये ट्रीटमेंट यहाँ पर आकर के लें, ये जगह बहुत ही बेहतर है। और मैं एक चीज़ अपने दर्शकों को बता दूँ, मुझे ये बोलने में कोई संकोच नहीं है कि मैं खुद इस जगह पर ट्रीटमेंट ले चुका हूँ। और अगर आज मैं बैठा हूँ इस जगह पर अपने चैनल के लिए, अपने चैनल के इंटरव्यू के लिए, तो ये इसी रिहैबिलिटेशन सेंटर का देन है कि मैं आज खड़ा हूँ, जीवित हूँ। अन्यथा जैसे आम नशेड़ी नशा करके मर खप जाते हैं, वही हाल मेरा भी हो गया था। तो धन्यवाद देता हूं मैं जयदेव कोटा जी को, और धन्यवाद विराटनगर कैमरामैन विक्की सिंह थापा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।